Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 अप्रैल 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेक विक्टोरिया को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कौन से राज्य में पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इसका करेक्ट आंसर का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। यहाँ पे बात की गई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड डील को लेकर। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। तो भारत ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन किया है जिसका नाम है ECTA। ECTA का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो नाम से ही पता चला है कि बिल्कुल व्यापार को लेकर यह एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें व्यापार को काफ़ी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। और यहाँ पर फोकस ये रखा गया है कि करंट टाइम पर जितना भी व्यापार हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इस डील के बाद वो व्यापार आने वाले टाइम पर दुगना हो जाएगा। आने वाले कुछ सालों में हम लोग उसको डबल कर देंगे। लगभग $50 बिलियन तक का हम लोग यहाँ पर ये व्यापार पहुँचाने वाले हैं, ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया। साथ ही साथ जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इनका कहना यह है कि इस ट्रेड की एग्रीमेंट की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग 10 लाख के आसपास एडिशनल जॉब्स भी निकल कर आएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे इस एग्रीमेंट की वजह से 2-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। खासकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो खासकर इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट आपको ये भी देखना होगा कि इंडिया जैसे कि जापान और उसका साउथ कोरिया इन सब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो अब उस वाले एरिया से निकल कर आया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी थोड़ी खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया अपने में ही यहाँ पर व्यापार करेंगे। अब बेसिकली पर्पज़ क्या होगा इस एग्रीमेंट का वो हम थोड़ा समझते हैं। देखो, यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है, दो कंट्रीज जब यहाँ पे व्यापार करेंगी तो उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी वाइन एक्सपोर्ट करता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दुनिया भर में डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता है। हालांकि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर खुद डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथन हम लोगों को वो देखने को मिलता है। ठीक है, और हम लोग नहीं चाहते कि अगर कोई दूसरा बाहर वाले से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को परचेस करें तो हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट हिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से उस पर इतना फोकस नहीं दिया गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये भी बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग रॉ मटेरियल्स को परचेस करेंगे, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स को हम लोग यहाँ पर आगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो कुछ टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोडक्ट आया, 50 रुपये का कोई सामान आया, उसमें 5 रुपये का यहाँ पर कोई भी टैरिफ लग गया है, तो वो 55 रुपये का हो गया। तो क्या होगा, अब इस अग्रीमेंट की वजह से वो टैरिफ हट जाएगा। टैरिफ हट जाएगा तो वो यहाँ पर वो सस्ता सामान बिकेगा। इसकी वजह से क्या होगा, व्यापार के अंदर बढ़ावा मिलेगा। तो इसके अंदर दोनों को ही फायदा हुआ। ऐसा नहीं है भारत यहाँ पर सामान परचेज ही करेगा ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम लोग बहुत सारा सामान यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे भी, एक्सपोर्ट भी करेंगे हम लोग। तो
इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में वो अभी काफ़ी ग्रो होता हुआ नजर आएगा। प्लस वही मैंने आपको बताया टैरिफ वगैरह कम हो जाएगा तो इससे काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बताया गया हम लोग सर्विसेज भी देने वाले हैं। ठीक है, सर्विसेज अगर हम लोग बोलें तो देखो इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर का मतलब यह है कि बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स डॉक्टर्स आपको इस देखने को मिल जाते हैं, तो ये लोग सर्विसेज बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर देंगे, उनको एक छूट मिल जाएगी, हम लोग को भी एक छूट मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर जाकर हमारे जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अब जब काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से पैसा कमा के इंडिया के अंदर भेजेंगे, जो कि हमारी इनकम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप आप लोग को काफ़ी सारी बातें अच्छे से जानने को मिल चुकी हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर। तो ECTA साइन हो गया है। ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आएगा, आने वाले टाइम पर ही चर्चा इसके ऊपर होती रहेगी, बस खाली इसको अच्छे से कवर कर लेना। वैसे तो कवर हो ही चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा क्योंकि आपको आर्टिकल तो पढ़ना है, बियॉन्ड द आर्टिकल भी जाना है, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पर भी अपने रिलेशंस के नोट्स बना रखे होंगे वहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड कर लेना। ठीक है कि ECTA एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ECTA एग्रीमेंट क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, वो यहाँ पर लिख लेना। बट अभी क्या यहाँ पर कुछ और चीज़ें होंगी, जैसे कहाँ पर आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को लेकर नोट्स बनाए होंगे, ये भी तो मैटर करता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सारे रिलेशंस बताता हूँ, कोई सी भी बुक उठा लेना आप लोग, वहाँ पर आपको ये रिलेशंस देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लेना। तो ये कुछ बियॉन्ड द आर्टिकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच के जब हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस में अगर हम लोग बात करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो 2009 से ग्रो होनी चालू हो गई थी। 2009 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेते हुए। तो तब से ही आप कह सकते हो 2009 से ही क्या हुआ, जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए चली गई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर उसके बाद क्या हुआ, लगातार हम लोग बातचीत करते रहते हैं। अब जब बातचीत करते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। एक आप देख पाओगे लीडर का वर्चुअल समिट हुआ है। वर्चुअल समिट का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई थी 2020 के अंदर। ठीक है, तब भी हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। जब हमने बातचीत करी है उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशंस के ऊपर पड़ा है। प्लस काफ़ी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को हम लोगों ने साइन कर रखा है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, डिफेंस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो इसकी वजह से भी रिलेशंस काफ़ी इंप्रूवमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस क्वाड लीडर का वर्चुअल समिट होता है, मतलब आपको पता होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड का हिस्सा भी है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया USA जापान ये क्वाड का हिस्सा भी है, तो इसके अंदर भी मीटिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पर भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी होती रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे मीटिंग्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, डायलॉग मैकेनिज्म, एनुअल मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब हर साल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती हैं, जॉइंट ट्रेड कमर्शियल मिनिस्टर कमीशन बैठता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मीटिंग होती है। 2+2 मीटिंग का मतलब है दोनों देशों से दो मिनिस्टर आएंगे, फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये सारे यहाँ पर बताया गया कि ये इन चीज़ों की वजह से रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये सारे मीटिंग के साधन है कि हाँ इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत होती है। और जैसे एक मीटिंग इस साल हो गई, फिर और भी कुछ मीटिंग हो जाती हैं, फिर उसके बाद और कुछ मीटिंग अगले साल हो गई। तो इस प्रकार से मीटिंग्स होती रहती हैं, जिसमें से एक इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ट्रायलेटरल डायलॉग होता है, फिर उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया डायलॉग होता है। तो ये सारी मीटिंग्स के बारे में बताया गया। इसको एक बार खुद भी देख लोगे तो यहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मीटिंग्स के बारे में बस खाली 8-10 पॉइंट याद हैं, काफ़ी है। अब उसके बाद बात करते हैं और आगे की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप को देखें तो ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन है इसको बनाया गया था 1989 में। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो बिजनेस लेवल है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ता हुआ चला गया। प्लस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी ने काम किया। दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार के बारे में बात करें तो इंडिया यहाँ पर 8वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम लोग देखें तो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर 25 बिलियन आसपास है, 24 बिलियन 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये व्यापार चल रहा है। तो अभी 5 साल में, आने वाले 5 साल में हम लोग इस व्यापार को डबल कर देंगे, जैसा आपने इस आर्टिकल में ऊपर देखा है। ठीक है, तो 5 साल में यहाँ पर ये व्यापार को डबल कर दिया जाएगा। उसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होने वाला है, इंडिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करता भी है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि रिफाइंड पेट्रोलियम्स हो गए, ज्वेलरी, मेडअप टेक्सटाइल आर्टिकल्स, वेमेंस क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो कोयला इंपोर्ट किया जाता है, प्लस कॉपर ओर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल गैस, नॉन फेरस वेस्ट, बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह हैं जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक मंच बनता है, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीईओ फोरम है, एक तरीका है यहाँ पर। और ये तरीके की वजह से भी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं इसको लेकर दोनों कंट्रीज़ इंगेज करती हैं, दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर अपने रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीईओ करके आप कह सकते हो, दोनों कंट्रीज़ के जो सीईओ हैं उनको लेकर भी एक डिस्कशन वगैरह होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला आपको देखने को मिलेगा, डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के आज के टाइम पर रिलेशन डिफेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखोगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। मतलब क्या है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है ओसिंडेक्स, और 2015 से लगातार हो रहा है। प्लस दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है पिच ब्लैक। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के जो भी हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में होता है एक अभ्यास जिसका नाम है ऑस्त्रा हिंद। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो तीनों अभ्यास के नाम आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली बन सकता है, आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है। उसके बाद साइंस एंड टेक के मामले में बात करें तो अगेन यहाँ पर दोनों कंट्री साइंस एंड टेक के मामले में भी साथ मिलकर काम कर रही हैं 2006 से। उसके साथ साथ हमें बताया गया रिसोर्स और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, तो 2017 के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक फ्रेमवर्क, एक अग्रीमेंट साइन कर लिया था भारत के साथ में कि हम लोगों का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया के गुरुग्राम वाले एरिया में, इसको ज्वाइन करेगा। तो इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आईएसए को भी ज्वाइन किया, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको बनाया गया था इंडिया और फ्रांस की मदद से। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं, प्लस पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, प्लस किस बेसिस के ऊपर बातचीत होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी आपको आर्टिकल के अंदर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी है। आगे चलते हैं आगे वाले आर्टिकल पर। इसके बराबर में जो आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। अब स्टेटमेंट है तो ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, बट यहाँ पर फिर भी क्या इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल हैं कमार बाजवा, ठीक है, इन्होंने सैटरडे में बोला कि जितने भी विवाद हैं, जितने भी डिस्प्यूट है इंडिया के साथ में, ये सेटल डाउन करने चाहिए, यानी कि शांतिपूर्वक इनको यहाँ पर निपटा लेना चाहिए। और ये कैसे निपटेंगे, एक डायलॉग के माध्यम से बैठकर बातचीत होगी, तो उसके माध्यम से यहाँ पर ये डिस्कशन होने के बाद ये जो विवाद है वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं जब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी बातें बोल रहे थे, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा था, तो वहाँ पर ये सारी बातें बोल रहे थे। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान कंटिन्यू यहाँ पर बिलीव करेगा और ये डायलॉग का एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और मतलब इस डिस्कशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितने भी इश्यूज़ हैं इसके अंदर कश्मीर इशू को भी इंक्लूड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख कर बातचीत की जा सकती है, प्लस आगे बढ़ा जा सकता है अगर इंडिया चाहे तो। ऐसा यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिलेशंस को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करने के बारे में बातचीत की जा रही है एक डायलॉग के माध्यम से, ऐसा इनका स्टेटमेंट निकल कर आता है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन है, उसको दबाकर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। हमने टारगेट अपना 5000 लाइक्स का रखा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको पहुंचा देना, जैसे आप लोग यहाँ पर पहुंचा देते हो। ठीक है, अब क्या होता है बीच बीच में आपको याद नहीं रह पाता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं उसको बता भी नहीं पाता हूँ, तो अब थोड़ा सा याद दिला दिया, तो आप लोग ये काम कर सकते हो। एक सपोर्ट सा मिलता है और मेरी काफ़ी हेल्प भी होती है, तो आप लोग ये काम कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर बात की गई है ऑटिज़म अवेयरनेस डे के बारे में। तो ऑटिज़म अवेयरनेस डे क्या है, इसके बारे में चर्चा मैंने अपने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में करी थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है ये ऑटिज़म अवेयरनेस डे। एक सेकेंड, देखो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2 अप्रैल 2 अप्रैल कल थी, तो 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑटिज़म वाली सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ओवर रिएक्शन करने लगते हैं, फ्रेंड्स यानी दोस्त वगैरह नहीं बना पाते हैं। तो ये यहाँ पर सारी ऑटिज़म के क्या हैं, सिम्टम्स हैं। तो मतलब कि सही से बोल नहीं पाना हुआ, ठीक है, प्लस उसके बाद आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ, और ये साथ साथ यहाँ पर जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नींद ना आना हुआ। तो ये सारे यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म के। तो ये आप लोग कह सकते हो कि ये इसी चक्कर में हम लोग इस ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, इसके बारे में जागरूक करते हैं लोगों को, और इसी वजह से 2 अप्रैल को ऑटिज़म अवेयरनेस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ चुके होंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं बताया गया ऑटिज़म के बारे में, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर पढ़ लोगे कि ये इतने अप्रैल को होता है लेकिन क्या है ये, तो फिर इससे याद नहीं रह पाएगा लंबे समय तक। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको याद रख पाओगे।
क्लियर हुआ? तो ऑटिज्म डे के बारे में आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है एक डायमंड जुबली हमारे चेतक हेलीकॉप्टर्स की। चेतक हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स को। तो अभी क्या हुआ, उन चेतक हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी साल हो चुके हैं, 60 साल यहाँ पर लगातार काम करते करते हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर एक डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। चेतक हेलीकॉप्टर्स न केवल मशीन है, यहाँ पर इन्होंने लोगों के दिल को छुआ हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कहना है। इन्होंने बोला कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक डायमंड जुबली और ये यहाँ पर करनी भी चाहिए, क्योंकि चेतक हेलीकॉप्टर का एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये यहाँ पर इनके थ्रू मेंशन किया गया। फिर उसके बाद बताया कि यहाँ पर कि देखो जो चेतक हेलीकॉप्टर है 1962 से रेगुलरली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग अलग सिनेरियो में जैसे भी अलग अलग यहाँ पर विवाद हुए हैं वहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर्स का प्रॉपरली यूज़ किया गया है। उसके बाद जो चेतक के ट्रेंड पायलट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। इनका एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है जब जब कोई क्राइसिस आया है या फिर कोई कैलेमिटी आई है, नेचुरल कैलेमिटी आई है, तो वहाँ पर भी चेतक हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट 1971 की जो वॉर थी, ठीक है, आपको पता होगा बांग्लादेश वाली वॉर थी, तो इसके अंदर भी यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर के लिए हम लोग ये डायमंड जुबली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा इनका स्टेटमेंट निकल कर आया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, हमारे आर्मी ने रशियन मैनपैड्स को इंडक्ट कर लिया है। अब ये मैनपैड क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल आर्मी ने यहाँ पर देखो लंबे समय से फोकस किया है कि हम लोगों के पास नए ये वाले सिस्टम होने चाहिए। मैनपैड की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इसी को हम लोग मैनपैड बोलते हैं। मतलब इंसान अपने हाथ में लेकर उस डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर सकता है, उसको हम लोग मैनपैड बोलते हैं। अभी मैं आपको डिटेल से पिक्चर वगैरह दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग यहाँ पर थोड़े नंबर में जो इग्ला एस सिस्टम है रशिया वाला, ये रशिया वाला सिस्टम है मैनपैड का, जब मतलब एक वेपन एक हथियार ही है। इग्ला एस सिस्टम जो है इसको हम लोग यहाँ पर एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। कुछ डिफेंस सोर्सेज है जो कि यहाँ पर बताते हैं, लेकिन अभी इसको हम परचेज़ कर रहे हैं। तो क्या इससे पहले ही परचेज़ कर रखा है? बिल्कुल, हमने पहले भी यहाँ पर इस प्रकार के मैनपैड्स को परचेज़ कर रखा है, या आप लोग को ध्यान रखना है। बट अभी यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। अभी हम लोग इस मैनपैड को थोड़ा डिटेल से समझते हैं क्या हो रहा है। अभी मैनपैड ये तो चर्चा में इस वजह से आया कि हाँ हमारी आर्मी इसको इंडक्ट कर रही है। इससे पहले कुछ दिन पहले चर्चा में इसलिए भी आया था क्योंकि यूक्रेन के अंदर ये जो मैनपैड है ये पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन के पास यहाँ पर ये सारे मैनपैड्स पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने यहाँ पर जो मैनपैड्स को परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये साइन किया था रशिया से 2020 के अंदर, और ये कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास डिलीवर भी हो चुके हैं दिसंबर 2021 तक। इसके अंदर 24 लॉन्चर्स हैं, 216 मिसाइल्स हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि हमने रशिया से परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो मैनपैड का एक काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलता है, किस बेसिस पर वो आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से देख पाओगे। एक सेकंड, काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं मैनपैड को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे हुआ क्या था अभी पिछले कुछ दिनों में। यूएस ने क्या करा, यहाँ पे यूएस ने बोला कि हम लोग $200 मिलियन ये पैसा प्रोवाइड करवाएंगे ताकि यहाँ पर क्या हो सके, जो यूएस से बेसिकली वो यूएस के पास भी आपको इसी प्रकार का मैनपैड देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टिंगर, ये यहाँ पर यूक्रेन पहुँचाया जा सके। तो आप लोग मैनपैड कैसे देख पाते हो, जैसे ये इस व्यक्ति ने हाथ में ले रखा है, ठीक है, हाथ में लेकर ये इससे यहाँ पर आप कह सकते हो वॉर लड़ी जा सकती है। इसको हम लोग मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली जो पिक्चर के अंदर है ये यूएसए वाला है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास अपने खुद के मैनपैड्स हैं, इसको भी आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इस आर्टिकल को पहले द हिंदू ऑलरेडी कवर कर चुका है कि मैनपैड्स क्या हैं, प्लस यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, वो सब यूक्रेन में इसको भेज रही हैं, ठीक है। ये पहले भी आर्टिकल कवर हो चुका है। तो ये आप एक और पिक्चर देख सकते हो, ये मैनपैड है जो कि हाथ में लेकर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता चल चुका है। एक शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है, मतलब इतना भी हल्का नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग पोर्टेबल कैसे हैं, तो मतलब इसको लेकर ट्रैवल किया जा सकता है। तो लाइट वेट है, पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से आसमान में छोड़ने वाली ये मिसाइल आपको देखने को मिलती है। ये जो सिस्टम है ये एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है, प्लस एक दो लोग साथ में मिलकर भी इसको चला सकते हैं और किसी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये इसका अपने आप में एक बेनिफिट देखने को मिलता है। जब मैनपैड की बात करते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके जो वज़न होता है वो लगभग 10 से 20 किलोग्राम्स के आसपास का वज़न देखने को मिलता है।
ज़्यादा लंबा होता नहीं है, लगभग 1.8 मीटर्स के आसपास का इसकी लेंथ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मतलब इतना लाइट वेट होता है कि इसको शोल्डर पर कैरी किया जा सकता है, कि इंडिविजुअल शोल्डर पर कैरी कर लेता है। ये इसकी यहाँ पर एक खास बात नज़र आती है हम लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि मनपड का पहले इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था? देखो, सबसे पहली बार जो मनपड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस और सोवियत यूनियन, मतलब यूएस और यूएसएसआर ने सबसे पहली बार इसको बनाया था 1960s में। ठीक है, रशिया और यूएस ने फिर उसके बाद क्या हुआ, मनपड्स का इस्तेमाल किया वियतनाम वॉर के अंदर। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी देश हैं जिन्होंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, टर्की, इजराइल हो गया। इन सब ने इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। 2019 के अकॉर्डिंग बात करें तो 20 देश यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर मनपड की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ पर करी है। और साथ में अभी आज के टाइम पर मनपड की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ चुकी हैं, लगातार यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अब अलग अलग आपको वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से कॉमन वेरिएंट्स कौन कौन से हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? तो मोस्ट कॉमन वेरिएंट यहाँ पर एक तो यूएस वाला है। यूएस की जो मिसाइल उसका नाम है स्टिंगर मिसाइल, जो कि आप लोग बराबर में पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसका वजन लगभग 15 किलोग्राम्स के आसपास का है। इसकी रेंज लगभग 4800 मीटर्स के आसपास की, लगभग 4.8 किलोमीटर्स के आसपास की। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस स्टिंगर का इस्तेमाल किया है। जो ये स्टिंगर है इसको अभी यूक्रेन भेजा जा रहा है, तो अभी और भी दूसरी कंट्रीज़ का इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो ये कॉमन वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला वेरिएंट। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला वेरिएंट है वो रशिया का वेरिएंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रशिया का कौन सा वेरिएंट है? वो एगला है। एगला कौन सा? जिसको हम लोग अभी यहाँ पर एक तरीके से जिसको हमने इंडक्ट किया हमारी आर्मी के अंदर, उसको अभी लिया है। ठीक है, तो एगला वाले को हमने लिया हुआ है। तो एगला का इस्तेमाल अगर हम लोग बात करें तो इसका इस्तेमाल हुआ था इराक में। जब एक तरीके से यूएस ने इन्वेड किया था तो वहाँ पर इराक के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था 2003 के अंदर। फिर उसके बाद भारत ने भी यहाँ पर एगला का इस्तेमाल किया है। कब? जब सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति चलाया था, तो भी हमने यहाँ पर इस वाले मैनपड का इस्तेमाल किया था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये है यहाँ पर एगला वाला मैनपड सिस्टम। उसके बाद एक और कॉमन वेरिएंट है। ठीक है, ये तो दो कॉमन वेरिएंट्स हो गए जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक रशिया का है, एक यूएस का है। उसके बाद एक आता है स्वीडन का RBS-70 मनपड। RBS-70 मनपड यहाँ पर एक यूएस वाला स्वीडन का आता है। फिर उसके बाद चाइना का भी आता है FN6 करके, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो ये 4 कॉमन वेरिएंट्स हैं मनपड के। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हाँ क्या होता है ये एग्जैक्टली। उसके बाद ऊपर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, नेपाल और इंडिया को लेकर डिस्कशन किया है। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया नेपाल दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। आपको पता होगा नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं देउवा साहब, ये इंडिया आए हुए हैं 3 दिन के विजिट पर, डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी सारे मिनिस्टर के साथ। आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही है। और इसी बातचीत के दौरान यहाँ पर बोला गया, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो मांग ये करते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए जाएं जिसके माध्यम से इंडिया नेपाल के बीच में जो बॉर्डर को लेकर विवाद है वो विवाद खत्म कर दिया जाए। आप कहोगे इंडिया नेपाल के बीच में भी बॉर्डर का विवाद है, बिल्कुल एक छोटा सा बॉर्डर का विवाद देखने को मिलता है। अभी 5 मिनट रुक जाओ, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इंडिया नेपाल दोनों ने सैटरडे में यहाँ पर डिस्कस किया है किसका, काला पानी बॉर्डर इशू को लेकर। ना केवल काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, यहाँ पर ये 3 जगह हैं जिसको लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। ऐसा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो शेर बहादुर देवुआ साहब है इनका कहना है। ये अभी यहाँ पर देखो ये विजिट पर आए, जैसे मैंने आपको बताया जॉइंटली काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद अभी यहाँ पर जो ये बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर अचीवमेंट ये देखने को मिलेगा, नेपाल यहाँ पर एक तरीके से 105वीं मेंबर कंट्री बन चुका है जिसने यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन कर लिया है और इसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता होगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं ज़ोर दे रहा हूँ मोदी जी के ऊपर कि जो ये आज के टाइम पर रिलेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस मजबूत हो जाएं। इसके पीछे के यहाँ पर मतलब रिलेशंस को मजबूत करने के पीछे का यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलेगी, वो ये है काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा। ये 3 जगह को लेकर विवाद देखने को मिलता है। उत्तराखंड की ये जो 3 जगह हैं इसको लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। 2019 से ये विवाद चर्चा में है, तो इस विवाद को सॉल्व किया जाएगा अब की बार। और यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे आर्टिकल्स आते रहेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंट डिस्कशन कर लिया है। बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। देखोगे आगे भी सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में ही चर्चा की जा रही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। अलग यहाँ पर यह है कि इंडिया ने अपना जो रुपे कार्ड फैसिलिटी है वो भी नेपाल के अंदर लॉन्च कर दी है, तो यहाँ पर वो रुपे कार्ड फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे।
प्लस उसके बाद पावर प्रोजेक्ट्स की जब बात आती है तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया है कि पावर सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा इंडिया और नेपाल के बीच में। पावर जनरेशन के अंदर दोनों मिलकर कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ साथ देवबा इन्होंने मिलकर उद्घाटन किया है 90 किलोमीटर का एक लंबा 132 केवीडीसी सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पर अभी उद्घाटन किया गया। ठीक है, जहाँ जिसको यहाँ पर बनाया गया है भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से। भारत ने कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया नेपाल को उसकी मदद से। प्लस दोनों लीडर्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो यह है कि दोनों लीडर्स ने मिलकर ऑलरेडी 28 फरवरी को एक एग्रीमेंट कर रखा है। नेपाल इंडिया एग्रीमेंट हुआ हुआ है किस चीज़ को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर, जो खाद होता है। तो भारत यहाँ पर खाद भेज रहा है किसको, नेपाल को। नेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है किसकी, इसी खाद की, क्योंकि नेपाल के अंदर फर्टिलाइज़र का क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर खाद सेंड कर रहे हैं। जो नेपाल का एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सफ़र कर रहा है क्योंकि यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स काफ़ी कम पड़ गया था। तो यहाँ पर इंडिया की हेल्प आपको देखने को मिलेगी, इंडिया यहाँ पर हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो एक कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब फिलहाल इस आर्टिकल में बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर जोर दिया गया है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, ये आप लोग देख पाओगे। पहली बात, नेपाल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप लोग इस मैप में देख पा रहे होंगे नीचे की साइड, इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा और इधर बीच में आपको जो ये वाला पोर्शन है ये नेपाल देखने को मिल जाएगा। अब इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट कैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, फिर इस वाले रीजन के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंडिया और नेपाल के बीच में इस वाले रीजन के ऊपर एक छोटा सा विवाद है, और विवाद वो 3 चीज़ों को लेकर है, 3 जगह को लेकर है। वो आपको इस पिक्चर के अंदर मतलब ऐसा क्लियर होगा कि ज़िंदगी भर याद रख पाओगे। ये आप देख पाओगे यहाँ पे क्या हुआ, नेपाल ने अपना एक मैप लॉन्च किया 2020 के अंदर। नेपाल ने अपना नेपाली वर्जन लॉन्च किया और इन्होंने यहाँ पर ये वाला जो मैप है ये कैसे दिखाया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पर देखोगे नीचे वाला जो है ये ओरिजिनल वर्जन है, ये नेपाली वर्जन है। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है, फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ये इंडिया का है। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो मैप निकाला इसमें ये वाला हिस्सा अपने मैप के अंदर दिखा दिया। आपको दिख रहा होगा ना, जो ये ओरिजिनल वाला मैप है ये वाला हिस्सा अभी इंडिया का है, लेकिन इन्होंने जो अपना वाला मैप बनाया इसके अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर दिया कि भाई ये नेपाल की टेरिटरी है। ये वही वाला एरिया है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी वाला रीजन। क्लियर हुआ। तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसको लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल सा मतलब कि डिस्प्यूट मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाँ ये डिस्प्यूट आखिरकार क्या है। ठीक है, सिंपल से शब्दों में आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लगती हुई नजर आई है, ये आप लोगों को पता होगा। सिचुएशन बहुत 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 ख़राब हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोग हैं अब वो सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है गोतबाया साहब, उनके घर तक चले गए और हटाने की, सरकार को हटाने की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। गो गोत गया गो करके यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तो ये हालत पहुँच चुकी है श्रीलंका के अंदर। और एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों हो रहा है कि ऐसा, क्योंकि लोगों को अगर एक ब्रेड खरीदना है उसके लिए 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा खाना जो लोग एक टाइम पर आराम से अफोर्ड कर पा रहे थे वो आज के टाइम पर अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली नहीं आ पा रही है 8-8 घंटे अभी श्रीलंका के अंदर। तो ये क्राइसिस यहाँ पर श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो यहाँ पर उसके अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिल रहा है। इकॉनमी के अंदर फेलियर कैसे हुआ ये आपको पता है। काफ़ी सारी रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका के अंदर देखने को मिला है, वो यहाँ पर मेंशन करे गए। उसी की वजह से यहाँ पर ये इमरजेंसी लगाई गई है। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोग आज के टाइम पर प्रोटेस्ट करने के साथ साथ सरकारी बिल्डिंग्स पर यहाँ पर काफ़ी हद तक अटैक चल रहा है। प्लस उसके बाद जो गाड़ियाँ वगैरह वो भी जलाई जा रही है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ट्विटर पर वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर बसेस को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो ये सिचुएशन श्रीलंका के अंदर हो चुकी है। और इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं, वो कारण यहाँ पे बताए गए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इकनॉमी इनकी ख़राब हुई है। इकॉनमी इतनी ख़राब हुई है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई के साथ साथ पता है जो एक तरीके से श्रीलंकन करेंसी है वो $1 = 300 श्रीलंकन करेंसी पहुँच चुकी है। तो $1 के बदले यहाँ पर आप कह सकते हो कि 300 यहाँ पे करेंसी श्रीलंकन करेंसी का यूज़ किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो इनकी करेंसी है वो पूरी तरह से बर्बाद सी हो चुकी है, डेप्रिशिएट सी हो चुकी है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारा लोन ले रखा है जो कि अभी लोन चुकाया नहीं है, और भी लोन ले रहे हैं जो कि लोन चुका नहीं पाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व इनका ख़त्म हो चुका है। पता नहीं यहाँ पर कंट्री आगे कैसे ग्रो करने वाली है।
ठीक है। अब इतना कुछ होने के पीछे के कारण बहुत सारे हैं यार। कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण तो कोविड-19 पैंडेमिक ही हो गया। उससे पहले सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब थी। कोविड के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई। कोविड आता है 2020 के अंदर, उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन्स लगते हैं पूरे दुनिया भर में। और क्या होता है कि इससे जो श्रीलंका के बहुत सारे लोग जाके बाहर काम कर रहे होते हैं, पहली बात वो तो जॉबलेस हो जाते हैं। ठीक है, श्रीलंका वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो हिट होता है श्रीलंका को, वो है इनका टूरिज़्म सेक्टर। श्रीलंका के से बहुत सारे लोग यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आते हैं, घूमने घामने के लिए आते हैं, टूरिज़्म के लिए। यहाँ पर श्रीलंका बहुत ज़्यादा टॉप की कंट्री माना जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, लॉकडाउन लगा तो कोई भी टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका आया नहीं। अब कोई श्रीलंका आया नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनकी इकॉनमी जनरेट हुई नहीं, और आज तक यहाँ पर आप देख पाओगे कोई भी यहाँ पर टूरिज़्म के तौर पर नहीं जा पा रहा है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो चुकी है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद दूसरा एक कारण निकल कर आता है, जहाँ पर श्रीलंका की जो सरकार है, इनकी अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग इनिशिएटिव्स थे जो कि यहाँ पर फेल मार गए। अब श्रीलंका की सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव यहाँ पर आप देख पाओगे वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मतलब रातों रात इस कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, एकदम से आप लोग ये काम करोगे तो एक रात के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होती नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, दुनिया भर से जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र इनके देश में आ रहा था उसको कर दिया बैन। अब बैन कर दिया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही थी। हुआ क्या, इनके यहाँ पर क्रॉप्स की कमी हो गई, मतलब कि जो फसलें वो प्रॉपर उग नहीं पाई और फूड का शॉर्टेज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भारत ने मदद करी और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स को पहुँचाया। तो ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अभी ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, जो इनकी इकॉनमी है, मैक्रो इकॉनमी, वो पूरी तरह से पिट चुकी है। इनका जो करेंसी है वो लगभग 300 रुपये तक करेंसी इनकी पहुंच चुकी है। जब उसको हम लोग यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं तो $1 इज इक्वल्स टू 300 श्रीलंकन करेंसी पहुंच चुका है। उसके बाद जो प्राइस इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यहाँ पर 17% से भी ज़्यादा का पहुँच चुका है। महंगाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है। फॉरेन रिजर्व जो है, एक कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होता है तो कंट्री के पास हिम्मत रहती है कि हाँ कंट्री इकॉनमी जनरेट होगी, बट इनका फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो चुका है। 2.31 बिलियन डॉलर्स का पहुंच चुका है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर ये अपना लोन चुकाएं दूसरे कंट्रीज़ को तो ये भी खत्म हो जाएगा। इतना लोन यहाँ पर इस देश ने ले रखा है, चाइना से ले रखा है, प्लस और भी दूसरी कंट्रीज से ले रखा है। हालांकि चाइना का सबसे बड़ा लोन यहाँ पर इन्हीं के पास में है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वजह से पब्लिक के ऊपर काफ़ी परेशानी पड़ रही है। अब महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ होगा तो महंगाई तो काफ़ी स्तर पर जाएगी, और स्तर पर ऐसी जा चुकी है कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए 150 रुपये खर्चने पड़ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते होंगे क्या यहाँ पर लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे होंगे। तो एग्जैक्टली हमें बताया गया, अगर हम लोग लोगों के लिए देखें तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, फ्यूल का जो दाम है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, कुकिंग गैस का शॉर्टेज पहुंच चुका है, लोगों के पास प्रॉपर चीज़ें आ नहीं पा रही हैं, मेडिसिन तक प्रॉपर आ नहीं पा रही हैं। तो इसकी वजह से तो ऑब्वियस सी बात है लोग सफ़र कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पर भूखे भूखे सो रहे हैं। ये क्राइसिस क्रिएट हुआ है श्रीलंका के अंदर। देन उसके बाद भारत कैसे मदद करे श्रीलंका की, तो भारत ने काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। $1 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन है ये हम लोगों ने साइन कर रखा है, और एक तरीके से हम लोगों ने पैसा प्रोवाइड करवाया। जनवरी 2022 से अगर हम लोग देखें तो भारत ने लगभग $2.4 बिलियन तक का पैसा प्रोवाइड करवाया है कि किसको, श्रीलंका को। हमने ये अमाउंट प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करी है, ठीक है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारा लोन वगैरह देने के बारे में चर्चा करी है, ताकि जो श्रीलंका कंट्री है वो यहाँ पर इस अपने क्राइसिस से उभर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका ने अभी चाइना के साथ रिक्वेस्ट भी करी है कि हम लोग को ये लोन चाहिए। तो वो यहाँ पे कह सकते हो कि श्रीलंका जो है अभी चाइना से और काफ़ी सारा लोन लेने वाला है, और उससे पहले भी बहुत सारा लोन ले चुका है। इतना लोन ले चुका है कि उससे यहाँ पर काफ़ी सफ़र भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि कैसी मदद चल रही है। देखो यहाँ पर जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेंगी। ये क्राइसिस क्यों हो रहे हैं, कैसे ट्रिगर हुए, 2020 के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक का एक बहुत बड़ा रोल रहा, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कैसी इकॉनमी इनकी चल रही है, वो हम लोगों ने डिस्कस की है। देन उसके बाद सिचुएशन कैसे ख़राब हो चुकी है, यह हमने डिस्कस किया। यहाँ पर कुकिंग गैस, फ्यूल वगैरह ये सब कुछ महंगा हो चुका है, यह अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये कुकिंग गैस, फ्यूल, महंगाई के बारे में चर्चा की गई, वो हम लोगों ने देख लिया है। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ऐसी है कि जो श्रीलंका की करेंसी है, श्रीलंकन रुपी है, वो यहाँ पर 300 रुपये तक ड्रॉप हो चुकी है अगेंस्ट यूएस डॉलर। ये भी मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे सरकार कैसे मदद कर रही है वो बताया गया। तो मैंने भी आपको बताया इंडिया ने $2.5 बिलियन का असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा असिस्टेंस यहाँ पर दे रहे हैं। इंडिया चाइना दोनों की तरफ से यहाँ पर हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, और इंडिया के ये जो हेल्प है इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, अदरवाइज़ नहीं तो और भी प्रॉब्लम्स होने वाली थी। और इससे यहाँ पर लोगों को वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं, लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो राजपक्सा की सरकार है उसको हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर सरकार की तरफ कुछ भी नहीं किया जा रहा, सरकार यहाँ पर कुछ भी नई चीज़ें संभाल पा रही है।
क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे डिटेल्ड आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके नीचे एक और आर्टिकल, उसके ऊपर रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा है भाई, यहाँ पर इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। अगले आर्टिकल में बात की गई है बिम्स्टेक के बारे में। देखिए, हाउ हैज़ बिम्स्टेक फिन ट्यून्ड इट्स एजेंडा, इसको लेकर ये आर्टिकल है। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, बिम्स्टेक का 5वां समिट हुआ, उसी की वजह से आर्टिकल चर्चा में आया है। और इस आर्टिकल के अंदर बिम्स्टेक के बारे में सारी बातें बताई गई, बिम्स्टेक क्या है, कैसे यहाँ पर चलता रहा, ठीक है, क्या इसका गोल है, सार्क के कंपैरिजन में बिम्स्टेक कैसा है, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये बिम्स्टेक का 5वां समिट क्या था और क्या क्या डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहली बात, इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर पाओगे जीएस पेपर 2 से, ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग क्या है, देखो न्यूज़ ये है कि जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो ग्रुपिंग है, इसका 5वां समिट हुआ, वो कहाँ पे हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। ये पहली चीज़ ध्यान रखनी है। और इस समिट को होस्ट करने वाली कंट्री भी श्रीलंका ही है। अब इस समिट के हाइलाइट्स क्या बताते हैं, देखो जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के अंदर सबसे पहला बिम्स्टेक चार्टर को साइन किया गया। बिम्स्टेक चार्टर को साइन करने का मतलब यहाँ पर ये रहा कि ये जो 7 की 7 कंट्रीज़ इस ग्रुप के अंदर में आती हैं, ये सब यहाँ पर मिला करेंगी हर 2 साल में। हर 2 साल में एक बार यहाँ पर इन कंट्रीज़ की मीटिंग हुआ करेगी, ये डिस्कशन किया गया। साथ साथ यहाँ पे बोला कि जो बिम्स्टेक है, इसके अब यहाँ पर एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो चुकी है, इसका खुद का एम्बलम फ्लैग बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर एम्बलम फ्लैग कैसा है तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा, ये इसका एम्बलम फ्लैग हो गया, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक का एक तरीके से अब पहचान बन गई है। फिर उसके बाद बताया कि इसी मीटिंग के दौरान इन्होंने कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आए हैं, जिसको यहाँ पर पालन करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि हाँ उसको फॉलो करेंगे। साथ साथ यहाँ पर यह बोला गया कि अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो जब ये समिट हुआ तो इस समिट में हर एक कंट्री को अलग अलग काम दिया गया। जैसे यहाँ पर इंडिया को काम दिया गया सिक्योरिटी पिलर का, तो इंडिया के पास यहाँ पर मैटर आता है सिक्योरिटी का, इंडिया यहाँ पर सिक्योरिटी को देखेगा बिम्स्टेक की। और भी जो अलग अलग पोर्शन है वो अलग अलग देशों को दिए गए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इस वाले पिक्चर के अंदर, एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा रखा है ये वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिया को यहाँ पर क्या संभालने को दिया गया, सिक्योरिटी का पोर्शन। सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर काउंटर टेररिज्म हो गया, ठीक है, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भारत के पास आती हैं। बांग्लादेश के पास यहाँ पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे जो पोर्शंस है, ये जो सेक्टर है, ये बांग्लादेश के पास आता है। उसके बाद एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का लेकर जो ये भी मुद्दा है, ये सब भूटान के पास आता है। म्यांमार को दिया गया एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी का मामला। नेपाल को दिया गया है अभी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सब सेक्टर्स का मामला। श्रीलंका को साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का मामला दिया गया, हालांकि श्रीलंका सफ़र कर रहा है तो इसका कुछ पता नहीं अभी। थाईलैंड, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, थाईलैंड को कनेक्टिविटी का मामला भी दिया गया है। तो ये कुछ पोर्शंस दिए गए हैं इस पूरे के मीटिंग के अंदर, इस समिट के अंदर, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी इस समिट के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की गई है कि हम लोग किस प्रकार से कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, और खासकर डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के ऊपर भी फोकस किया गया है। प्लस उसके बाद कुछ और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस वगैरह साइन करे गए। फिर लास्ट में भारत ने यहाँ पर बिम्स्टेक को पैसा प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करी है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसा आएगा, बिम्स्टेक का कुछ बजट होता है, तो भारत ने बोला भारत यहाँ पर बिम्स्टेक को लगभग $1 मिलियन तक का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करवाएगा। वो यहाँ पर एक तरीके से अमाउंट देगा किसको, बिम्स्टेक को, इसके ऑपरेशनल बजट के तौर पर। क्वेश्चन ये उठता है कि बिम्स्टेक आखिरकार क्या है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके अंदर आपको 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज़ यहाँ पर इसकी मेंबर हैं। प्लस ये भी ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है ये बना था लगभग 6 जून 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। और आज के टाइम पर अगर हम लोग दुनिया भर की पॉपुलेशन देखें तो उस दुनिया भर की पॉपुलेशन में इन 7 कंट्रीज़ का 21.7% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे जीडीपी के अंदर भी सबसे बड़ा रोल देखने को मिलेगा इन कंट्रीज़ का। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ का यहाँ पर जीडीपी का रोल, दुनिया भर के अंदर जो जीडीपी है उसके अंदर ये $3.8 ट्रिलियन तक का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देती हैं। प्लस बिम्स्टेक यहाँ पर आज के टाइम पर एक आप कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है। तो बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जहाँ पर आपको ये 7 देश देखने को मिलता है जो कि मिलकर काम करते हैं। प्लस बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ढाका के अंदर यानी बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आप देख पाओगे, मतलब कि किस किस माध्यम से बिम्स्टेक के बीच में बातचीत होती है। तो बिम्स्टेक का समिट होता है जो कि अभी हुआ था, आपको पता होगा। उसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है इनके बीच में, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप, उसके बाद बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम, ये सारी मीटिंग्स यहाँ पर बिम्स्टेक के बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता हुआ है, वो यह है कि बिम्स्टेक क्या एक ऑल्टरनेट है सार्क का,
ठीक है, सार्क भी ऐसे ही ग्रुप है एक जैसा बिम्स्टेक है, लेकिन सार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो क्या सार्क का एक ऑल्टरनेटिव है, सार्क की जगह पर बिम्स्टेक काफ़ी मजबूत है क्या, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने 18वें सार्क के समिट में पार्टिसिपेट किया था काठमांडू में, नवंबर 2014 की ये बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उरी अटैक हुआ, ठीक है, इंडियन मिलिट्री बेस के ऊपर यहाँ पर अटैक होता है अक्टूबर 2016 में। और उसके बाद ये जो सार्क की मीटिंग है ये पाकिस्तान के अंदर रखी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये मीटिंग होती है भारत इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करता है कि हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग को कभी अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला कर दिया होता है इंडिया के ऊपर उससे पहले। और इसमें हमारी जो मदद है वो बिम्स्टेक करता है, बिम्स्टेक हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट करता है हमारे इस वाले थॉट के ऊपर, ये आप लोग देख पाओगे। उसके साथ साथ बताया क्या यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो सार्क का समिट है ये पोस्टपोन वगैरह कर दिया गया था, इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर सार्क का एक ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा बिम्स्टेक, ये सही बात है। बिम्स्टेक यहाँ पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, सारी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला आर्टिकल काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ पे बात की गई है न्यू क्रिमिनल बिल के बारे में। तो संडे में यही होता है, संडे में एडिटोरियल नहीं आते, लेकिन एडिटोरियल की जगह यहाँ पर ऐसे डिटेल्ड आर्टिकल्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, प्लस साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हैं, साइंस एंड टेक का भी हमारे पास थोड़े आर्टिकल हैं, उसको भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो बिल है ये है न्यू क्रिमिनल बिल, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, और इस बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब होता क्या है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये बिल आया और इस बिल को लेकर काफ़ी सारी कभी आलोचना भी देखने को मिल रही है। कल शायद हमने परसों या तरसों इससे पहले आर्टिकल कवर किया था। चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो, वहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर जजमेंट एंड केसेस फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर में। अब ये जो बिल है इसका प्रोविज़न क्या है, इसका प्रोविज़न है कि यहाँ पर जो भी कैदी होगा, कैदी का जो भी बायोमेट्रिक डेटा होगा, यानी कि उसकी आँख का जो स्कैन हो जाएगा, वो उसका जो डेटा होगा वो सारा डेटा हम लोग स्टोर करके अपने पास रखेंगे। इन फ्यूचर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो हम लोग उस डेटा का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कलेक्शन ऑफ सैंपल इस बिल के अंदर पहली चीज़ ये बताई गई है, ये अलाउ करेगा पुलिस वालों को कि वो क्या कर सकें, जो भी यहाँ पर कैदी हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो अपराधी है, उसका क्या कर सकता है, उसको जो उसका जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसको कलेक्ट करके हम लोग रख सकते हैं। उसका रेटिना आइरिस स्कैन यानी वही आंखों का स्कैन वगैरह करके उसका डेटा हम लोग रख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया इस बिल के अंदर। साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको कस्टडी में ले लिया गया, तो उसका डेटा भी यहाँ पर रख लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो उसका भी जो डेटा है वो सैंपल डेटा है वो कलेक्ट करके रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो ये काम करने वाले हैं। लेकिन क्या होगा कि देखो जो भी डेटा होगा वो रखा कहाँ पे जाएगा, कब तक रखा जाएगा, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें पढ़नी होगी, वो है एनसीआरबी। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास यहाँ पर सारी पावर्स दी गई हैं। जो एनसीआरबी है ये बेसिकली एक रिपोजिटरी का काम करेगा, यहीं पर सारा फिजिकल और बायोलॉजिकल जो सैंपल डेटा है वो रखा जाएगा, कोई सिग्नेचर हैंडराइटिंग जो भी डेटा है वो सब यहाँ पर रखा जाएगा 75 साल तक, ऐसा बताया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एनसीआरबी के पास यहाँ पर आप देख पाओगे सारा डेटा रखा रहेगा, ये तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस बिल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात यही है कि भाई कोई भी कैदी आया तो उसका आंखों का स्कैन वाला जो भी डेटा है वो सब हम लोग स्टोर करके अपने पास रखेंगे। इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसका ये आता है कि हम लोग नई नई मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने लगे हैं अब की बार, और ऐसी टेक्निक्स पहले नहीं थी जिनका अभी फ़िलहाल यूज़ किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट हुआ है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार का एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, जो कि यहाँ पर 1920 में लाया गया था, बट तब सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट का जो डेटा है वो लेने के बारे में चर्चा की जा रही थी, इतना आगे नहीं पहुँचे थे जहाँ पर आंखों का स्कैन लिया जाएगा। अब इसके साथ साथ बताया गया भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को डेफिनेटली बहुत सारी मदद मिलने वाली है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा का वो लोग यूज़ कर सकती हैं, ये उनको मदद मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर जो एक तरीके से क्राइम एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाती है किसी केस के अंदर में, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा तो ये आप लोग देख पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर बिल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी बताई जा रही हैं। ठीक है, अभी तो हमने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जान लिया कि हाँ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे हेल्प होगी वो सब हमने पढ़ा। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स क्या है इस बिल की, तो प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कहीं ना कहीं
ये जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो वो उस व्यक्ति का प्राइवेट डेटा है, तो प्राइवेट डेटा है तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो यही चीज़ें मेंशन करी गई और बोला गया कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमारे संविधान का, वो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉयलेशन करता हुआ नजर आता है, जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसका वॉयलेशन करता हुआ नजर आता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। हालांकि यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे वो बात करते हैं कि हाँ कैदियों के क्या क्या हक हैं, कौन कौन से उनके राइट्स हैं। जैसे अलग अलग केस के बारे में बताया गया, ए के गोपालन 1950 का, खरक सिंह 1964 का, तो अलग अलग केस है जहाँ पे प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पर प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है। खासकर जो प्राइवेसी वाला यहाँ पर आपको राइट देखने को मिलेगा वो तो पूरी तरह से वॉलेट होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर बिल के दौरान। वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो भी बातें हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस बिल के अंदर पुलिस के पास यहाँ पर पावर दी जाएंगी कि वो क्या कर सके, कैदी का जो भी डेटा है फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल का वो कलेक्ट कर सके। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे पहले भी हमारे पास एक बिल था 1920 वाला, वो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना है। देन उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं मैंने आपको बताया कि जो डेटा है रेटिना स्कैन वाला, आइरिस स्कैन वाला, वो सारा डेटा आप लोगों का रखा जाएगा। ठीक है, एनसीआर भी इस डेटा को स्टोर करेगा 75 साल तक। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है अभी, जो कि यहाँ पर आप लोग को सामने देखने को मिल रहा होगा। प्लस यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन देखने को मिल जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा ये मुद्दा क्लियर हो चुका है। तो आप कह सकते हो पूरे सप्ताह में ये कुछ टॉप के आर्टिकल्स थे जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में थे, उनका पर्टिकुलरली रिवीजन हो चुका है, ये हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला। एक सेकेंड रुक जाओ। जब हम लोग आते हैं साइंस एंड टेक के पेज पर, तो साइंस एंड टेक पर आप लोग देख पाओगे संडे में हमारा साइंस एंड टेक आता है, एडिटोरियल्स आते नहीं है। तो साइंस एंड टेक पर सबसे पहला आर्टिकल है कोविड को लेकर। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगेन कोविड को लेकर चर्चा की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आर्टिकल, इकलौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। तो इकलौता आर्टिकल है जो कि खास है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें से 2-4 चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिसको हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कैसे जो मेल फ्रूट फ्लाई है वो यहाँ पर लर्न करता है रूल्स ऑफ कोर्टशिप को। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। जो फ्रूट फ्लाइज है उनकी प्रेम कहानी के बारे में चर्चा की जा रही है। फ्रूट फ्लाइज क्या है, जो कि यहाँ पर फल के ऊपर बैठने वाली मक्खी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो खासकर सड़े हुए फल होते हैं या फिर यहाँ पर कुछ पके हुए फल होते हैं उस पर बैठ लेती है। मैं आपको थोड़ा सा फ्रूट फ्लाइज के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा आगे अच्छे से इसको समझ पाओ। ठीक है, कुछ पिक्चर यार मैंने लगाई हुई थी, एक सेकेंड रुक जाओ। ये आपको देखने को मिलेगा, ये है फ्रूट फ्लाई। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बताया गया। देखो, जो ये फ्रूट फ्लाई है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको मेल का थोड़ा डोमिनेंस देखने को मिलेगा ओवर फीमेल्स। जब ये फ्रूट फ्लाइज साथ में इकट्ठा होती है, देखो आर्टिकल के अंदर बकवास की जा रही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बस खाली ध्यान रख लो कि क्या बोला जा रहा है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। ये बेसिकली एक स्टडी करी गई है कहाँ पर, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है मोहाली के अंदर, वहाँ पर स्टडी करी गई है। वहाँ पर इन फ्रूट फ्लाइज के बिहेवियर को यहाँ पर देखा गया है, बिहेवियर की कैसा बिहेव कर रही हैं। बिहेवियर में देखा गया, जब मान लो कोई मेल वाला फ्रूट फ्लाई है, मेल वाला, ठीक है, मेल फ्रूट फ्लाई अप्रोच करता है फीमेल्स को, उनके साथ बातचीत करता है, ठीक है, ताकि टाइम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेंड करता है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। भीड़ में यहाँ पर क्या है कि जो मेल है वो फीमेल के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहा है, बातचीत कर रहा है, जो फ्लाई के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो ये मक्खी है अब बातचीत वगैरह करती है और उसके बाद डिस्कशन वगैरह चलता रहता है आपस में, और साथ साथ यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या ये फीमेल एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, तो इसमें बताया गया कि देखो एक रिजेक्शन भी देखने को मिलता है। मान लो जो ये फीमेल है वो यहाँ पर अपने पर को काफ़ी तेज़ी से हिलाएगी, जो उड़ कर जाएगी, तो इसका मतलब वो रिजेक्शन हो गया। वो जो फीमेल है वो इस वाले मेल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। ये बोला गया एक टिपिकल रिजेक्शन है जिसके अंदर एक विंग फ्लिक देखने को मिलता है, और ये बोलता है कि भाई जो फीमेल है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेल के अंदर, और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, जो फीमेल है वो यहाँ पर चुपचाप निकल जाती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है कि यहाँ कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कंडीशन होती है, जो मेल फ्रूट फ्लाई है वो भी ऐसी टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, और मतलब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ा बहुत टाइम देने के बाद यहाँ पर जो फीमेल है वो एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती तो उड़कर चली जाती है। वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये क्या पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब आर्टिकल तो कुछ भी खास नहीं था, लेकिन जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। प्लस यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में भी जान लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसने यहाँ पर ये रिसर्च करी है।
तो जब हम लोग बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट की, तो इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम। ये एक नेटवर्क इंस्टीट्यूशन है जो कि साइंस एजुकेशन और रिसर्च को लेकर काम करता है। इसको बनाया गया था साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ठीक है, मतलब एक रिकमेंडेशन आया था साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, ये सारा काम किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर CN राव। CNR राव कौन थे, ये आपको पता होगा। 2013 में जो प्रोफेसर CNR राव साहब थे, ये तीसरे साइंटिस्ट बने थे CV रमन और APJ अब्दुल कलाम जी के बाद में, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। प्लस उसके साथ बताया गया इस प्रकार के आपको 7 इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे, जिसको बनाया गया भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे में। अभी जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आर्टिकल में, उसमें मोहाली वाले सेंटर के बारे में चर्चा की जा रही थी। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन का मेजर मकसद यहाँ पर यही है कि यहाँ पर रिसर्च वगैरह की जाए, और इनका सबसे बड़ा जो रिसर्च है वो है ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला के ऊपर मतलब वही फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम यहाँ पर ड्रोसोफिला होता है। सबसे बड़ी रिसर्च यहाँ पर इन्होंने इसी के ऊपर कर रखी है। अब फ्रूट फ्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम ड्रोसोफिला है, साइंटिफिक नेम है। ये बेसिकली यहाँ पर 2 पर वाली एक फ्लाई देखने को मिल जाएगी, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ड्रोसोफिलिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली का नाम भी कुछ ऐसे मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया कि जो ये फ्लाइज है ये आपको देखने को मिल, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, वाइन फ्लाइज, विनेगर फ्लाइज के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये फल पर बैठती है ज़्यादातर, इस वजह से फ्रूट फ्लाई नाम दिया गया। फल जैसे कि सड़े हुए फल हो गए या फिर यहाँ पर जो पके हुए फल हो गए, उनके ऊपर बैठना यहाँ पर इसको पसंद है। क्लियर हुआ। बाकी में बताया गया बहुत सारी डिस्कवरीज की गई हैं बायोलॉजी के अंदर। देखो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर डिस्कवर करी गई हैं, और उस डिस्कवरी के पीछे यहाँ पर इस फ्लाई का काफ़ी बड़ा यूज़ किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो फ्लाई का काफ़ी बड़ा यूज़ हुआ है, क्योंकि इस फ्लाई के अंदर अपने आप में जो जीनेम है वो एंटायरली पूरी तरह से सीक्वेंसिंग वाइज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके देख पाओगे कि इसमें बोला गया कि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बिहेवियर के बारे में। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो बिहेवियर का डिस्कशन कर रहे थे, तो इस फ्रूट फ्लाइज के माध्यम से काफ़ी सारी बातें हम लोग को जानने को मिल सकती हैं, ऐसा पे बताया गया। तो अभी यहाँ पर वही फीमेल मेल वाला जो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई बैठा है बातचीत करने के लिए, उसको रिजेक्शन किया है तो रिजेक्शन कैसे देती है, वो उड़ के चली जाती है, वो सारी बातें जो बताई गई हैं वो यहाँ पे बताया गया। तो फ्रूट फ्लाई का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मिलता है हमारे बायोलॉजिकल डिस्कवरीज के अंदर में। ये एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो साइंस एंड टेक पर ये आपको 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 4 आर्टिकल में से एक आर्टिकल फ्रूट फ्लाई वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे बेकार आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी कुछ बैट के बारे में इस वाले आर्टिकल के बारे में चर्चा की गई है। एक बैट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसर्चर्स ने यहाँ पे एग्जामिन किया है। कुछ बैट हैं जैसे कि जिसका नाम है राइनोलोफिडाई करके यहाँ पर नाम है। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो फैमिली है एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइनोलोफिडाई करके यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फैमिली है बैट्स की, यहाँ पे बोला जाता है ये अपने आप में खतरनाक है। ये जो फैमिली है, जो यहाँ पे प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, इस वाली प्रजाति के अंदर सबसे ज़्यादा वायरस पाए जाते हैं। और बोला गया ये जो वायरस हैं वो यहाँ पर एक तरीके से जानवर से इंसान के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बताया गया। साथ ही साथ पर इसमें SARS-CoV-2 वाला वायरस भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को यहाँ पर साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम लोग आते हैं लास्ट वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड सेक्शन पर एक आर्टिकल यह है, श्रीलंका के अंदर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे कोटा टाइम टू क्विट, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सरकार को हटाने के बारे में सब लोग चर्चा करते हैं, राजपक्सा रिजाइन कर दो, ये सारे यहाँ पर आप देख पाओगे। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, इनफैक्ट इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये सारी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, बाकी यहाँ पर हम लोग क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कुछ आर्टिकल थे। इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। डिस्कशन समाप्त होने से पहले मैं आप लोग को एक बार इकॉनमी के पेज पर भी लेकर चलता हूँ। तो इकॉनमी के पेज पर क्या है, इकॉनमी के पेज पर भी एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे बात की गई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसकी बेसिस पर व्यापार बढ़ेगा। इसको हमने अभी पेज नंबर 1 पर ही देख लिया था, पेज नंबर 1 पर ही इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब आते हैं हम लोग अपने एक आर्टिकल के ऊपर। वो आर्टिकल कौन सा है तो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक और छोटा सा आर्टिकल है, छोटी सी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक जानकारी हम लोग थंबनेल पर लेते हैं जो थंबनेल पर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या जानकारी आती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल में जो थंबनेल है बेसिकली वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है यूनिकॉर्न वर्सेस पेगासस। तो यूनिकॉर्न और पेगासस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आपको पता है? वैसे तो पता होगा, पहले मैंने यहाँ पर बता रखा है, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो ये जो आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलता है, यूनिकॉर्न के ये पर नहीं होते हैं।
ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये सब मैथिकल है, इसके बारे में सिर्फ मतलब बताया ही गया है, कोई ऐसा रियलिटी में देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न के पर नहीं होते हैं, लेकिन जो पेगासस है पेगासस के पर होते हैं। ठीक है, पेगासस के अंदर आप देख पाओगे एक पर देखने को मिलेगा, लेकिन यूनिकॉर्न के पर नहीं होते, ये इनके बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो यूनिकॉर्न के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। ठीक है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो है वही बताने के लिए मैंने यहाँ पर इस थंबनेल को लगा रखा है। जब हम लोग बात करते हैं यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न एक कंपनी कहलाती है। आपको पता होगा कि यहाँ भारत के अंदर इतने सारे यूनिकॉर्न हो चुके हैं। ठीक है, अब यूनिकॉर्न के अंदर भी अलग अलग क्राइटेरिया आता है, जैसे मिनीकॉर्न कंपनी हो गई, सोनीकॉर्न। ठीक है, वो इसी के ऊपर नाम रखा गया है। तो मिनीकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? मिनीकॉर्न यहाँ पर वो स्टार्टअप्स होते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो $1 मिलियन की होती है और या 1 मिलियन से ऊपर की होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनीकॉर्न। उसके बाद जो दूसरे यहाँ पर स्टार्टअप्स होते हैं सोनीकॉर्न। सोनीकॉर्न यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये थोड़ी सी वैल्यू इसकी मिनीकॉर्न से ज़्यादा होती है, ये जल्दी यूनिकॉर्न बन पाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इनकी भी थोड़ा हाई वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया ना सोनीकॉन के बारे में, सोनीकॉन की भी एक हाई वैल्यू देखने को मिलती है, यूनिकॉर्न से ऊपर सोनीकॉन आ गया। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो एक होता है डेकाकॉन। डेकाकॉन यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं जिसका जो वैल्यूएशन होता है ना वो $10 बिलियन से ऊपर का होता है, वो होता है डेकाकॉन। $1 बिलियन के अंदर आपको पता होगा 7,500 करोड़ के आसपास का अमाउंट होता है। $1 बिलियन के अंदर 7,500 करोड़ रुपये जो रुपये होती है वो यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन यहाँ पर एक टेक कंपनी है जिसकी वैल्यू होती है $100 बिलियन की या फिर इससे भी ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्टाकॉन। तो आप लोग देख पाओगे सबसे बड़ा जो होता है उसमें हेक्टाकॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यूनिकॉर्न तो बेसिकली एक टर्म है जहाँ पर एक आप कह सकते हो यूनिकॉर्न के अंदर जो वैल्यू होती है वो $1 बिलियन तक की स्टार्टअप की वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन यूनिकॉर्न के ये सारे पार्ट हैं जिसमें से मिनीकॉर्न आता है, सोनीकॉर्न आता है, फिर डेकाकॉन आता है, फिर आता है हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखने को मिलती है $100 बिलियन तक की, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, वो यहाँ पर एक हेक्टाकॉर्न है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये यहाँ पे उसकी वैल्यू $100 बिलियन की है। आई होप आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न वर्सेस पेगासस समझ गए हो, प्लस ये भी समझ गए हो कि यहाँ पर जो यूनिकॉर्न है वो यहाँ पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जाता है। प्लस उसके बाद लास्ट में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में वो नंबर जल्दी से फटाक से बता दो। उसके बाद हम लोग लास्ट में जो अपना क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। नीचे ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे राज्यों के नाम दिए गए हैं, कौन से राज्य में पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। जो पाखुई है या फिर पाखुई को हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।